हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। आज हम सुपर फास्ट करेंगे, टाइम हम ज्यादा नहीं लेंगे। और यहां पर जो सोल्यूशन है बच्चों, लगभग कितने क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देख लो, ये 2024 का पेपर है बच्चों और इसका पूरा सोल्यूशन है ना। हम कोशिश ये करेंगे इसको टेलीग्राम में शेयर कर देंगे, जो बच्चा पढ़ना चाहेगा। लेकिन तुरंत नहीं यार, वीडियो को कम से कम कुछ लोगों तक शेयर करो, है ना। और ये 2024 का है, इसके सोल्यूशन कराने वाले हैं और सुपर फास्ट कराएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैचिंग हो जाते हैं और आप लोगों को पढ़ना चाहिए। अभी ये 2024 का है, यदि आप कहोगे 2023 का भी मैं करा दूंगा। और इसमें अभी छोटे छोटे क्वेश्चन पूरे हम कराएंगे, क्योंकि इतना एक ही लेक्चर में हो नहीं पाएगा बच्चों। कोशिश यही रहेगा कि बेहतर से बेहतर आपकी अंक आए, तो बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन ऑलरेडी मैंने करा दिया है इसमें पूरा, है ना। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नहीं कराने वाला, बाकी इसमें सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6 से बात करते हैं बच्चों। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सबसे जो पहला प्रश्न था 2024 का बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, कि यदि मान लीजिए हमारे पास एक अवतल दर्पण है बच्चों। ठीक है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कैसा होता है बच्चों? ऐसा अवतल दर्पण होता है। ठीक है, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण में ये बोला गया कि नीचे का आधा भाग ढक दिया जाए, आधा भाग ढक दिया जाए। ढक दिया जाए तो बच्चों उसके दर्पण के सामने की स्थित वस्तु के दर्पण और प्रतिबिंब का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई यहां पर बोला गया है कि जो आकार है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगी, तीव्रता बस बदल जाएगी, तीव्रता आधी हो जाएगी। यदि ध्यान रखिएगा बच्चों, ये हमारे पास क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के नीचे आधे भाग को हमने पूरा कवर कर दिया, आधे भाग को हमने छिपा दिया। इस स्थिति में यदि वस्तु यहां पर रखा था, इसका जो प्रतिबिंब बना होगा बच्चों, उसका जितना आकार था उतना ही रहेगा, केवल और केवल उसकी तीव्रता आधी हो जाती है। तीव्रता क्या हो जाती है बच्चों? आधी हो जाती है। ठीक है, अथवा में प्रश्न था, दूसरा प्रश्न देखिए, अथवा सहित भी करेंगे। अब देखो यहां पे बच्चों बढ़िया 2 लाइन लिखा था और 2 लाइन में एक एक नंबर मिलता है, एक एक नंबर मिलता है। ऐसे ही आप लोगों को, है ना, यहां पर देख सकते हैं नंबरिंग भी है। इससे आपको पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे नंबर मिलते हैं। आज बहुत हेल्पफुल होने वाला, कोई भी आंसर कितना लिखा जाता है। और ये बोर्ड एग्जाम द्वारा दिया गया, मतलब एमपी बोर्ड का ऑफिशियल है बच्चों। इसको मैं डाउनलोड किया हूं, आप लोगों को भी मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। इससे ये पता चलेगा कि एमपी बोर्ड में कितने हैं, मतलब अंक कितना लिखने पर मिल जाता है। तो ये सारा चीज हो जाएगा। दूसरा प्रश्न था, एक प्रकाश किरण प्रकाशिक विरल माध्यम से प्रकाशिक सघन माध्यम में तिर्यक प्रवेश करता है, तो प्रकाश की किरण के वेग और आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो बच्चों, जब भी मान लीजिए आपका माध्यम बदलेगा तो वेग बदल सकता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हो सकता है बच्चों कुछ कम दिखाई देता हो, क्योंकि टाइपिंग है और मैं अभी इसका पीपीटी नहीं बन पाया हूं भाई इतना जल्दी, है ना। उसके लिए भी पैसे लगते हैं। किसी बच्चों के यदि बोले कि यार नोट्स ले लो, तो बोलता है सर आप लूट रहे हैं। जबकि नोट्स जानते हैं कितने में देते हैं? मात्र 100 रुपए में मान लीजिए फिजिक्स का कोई बच्चा नोट्स लेता है तो मिल जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर प्रोवाइड कर सके बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों और इसके आंसर भी देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 क्या कहता है? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से 2 निष्कर्ष निकालो। अल्फा कण प्रकीर्णन से 2 निष्कर्ष निकालो। केवल 2 ही निष्कर्ष निकालने के लिए बोला गया है बच्चों। तो अल्फा प्रयोग आपने पढ़ा होगा कि स्वर्ण पात्र ले लिया गया, है ना बच्चों। नाभिक में धनावेश है और यहां से बौछार की गई तो बहुत कम मात्रा में मतलब विचलित होता है, अधिकांश सीधा निकल जाता है, मतलब ज्यादा मात्रा में निकल जाता है। कुछ विचलित हो जाते हैं बच्चों, कुछ क्या हो गए? विचलित हो गए और बहुत कम मात्रा में वापस आ जाते हैं। ठीक है, ये तो इससे पता चला, निष्कर्ष निकालना। ये तो प्रयोग है कि अल्फा कण, एक स्वर्ण पात्र लेकर अल्फा कणों की बौछार की तो अधिकांश कण निकल गए, कुछ कण विचलित हो गए और बहुत कम मात्रा में वापस आते हैं। इससे निष्कर्ष निकला कि ये जो अंदर वाला भाग है खोखला रहा होगा, है ना। अधिकांश भाग खाली था, उसका अधिकांश द्रव्यमान परमाणु के छोटे आयतन में संकेंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। मतलब ये जो आपका स्वर्ण पात्र लिया गया, एक परमाणु की संरचना मानी गई कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है खोखला, इस कारण से रेखा सीधी निकल जाती है, मतलब अल्फा कण सीधी निकल जाती है। और उसका जो संपूर्ण, है ना, आयतन है बच्चों, द्रव्यमान है, वो केंद्र पर संकेंद्रित रहता है। दूसरा चीज ये उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का कुल धनावेश नाभिक में होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये बच्चों नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा तो 2 ही लिखना है। मतलब आपको ये जो पहला बच्चों 1 नंबर इसमें मिल जाता और 1 नंबर इसमें मिल जाता। अब आप नंबर डाल के यदि नहीं लिखोगे तो टीचर भी सोचेगा एक ही लिखा है, उसको 1 नंबर दे देगा बस। इसलिए ऐसे क्वेश्चन जो नंबरिंग वाले होते हैं उनको आप नंबर डाल के लिखो तो और बेहतर होता है बच्चों।
ठीक है। दूसरा प्रश्न अथवा में था नाभिकीय बल की दो विशेषताएं। तो नाभिकीय बल बच्चों स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होता है, बहुत ज्यादा। नाभिक में जैसे हाइड्रोजन है बच्चों, हाइड्रोजन के नाभिकों के बीच में जो बल लगेगा वो आपका नाभिकीय बल कहलाता है ना। नाभिकीय बल विद्युत आवेश प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, बाहर क्या हो उससे मतलब नहीं है, उसको इलेक्ट्रॉन से मतलब, उसके नाभिक से मतलब है, नाभिक से प्रेम करता है, बाहर क्या माध्यम है, कैसा माध्यम है, कौन सा आवेश है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। ठीक है, तो इसके दो प्रश्न हो गए अल्फा का, मतलब टोटल 4 प्रश्न आपने पढ़ लिया। अगला प्रश्न है बच्चों पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत है ना का परिपथ बनाइए। देखिए बढ़िया चित्र बना हुआ है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, यहां पे आप समझो, ये आपका अग्र अभिनत का चित्र है बच्चों। अग्र अभिनत क्या होता है कि जैसे आपके पास पीएन संधि डायोड है बच्चों, पीएन संधि डायोड है ना, पीएन संधि को कैसे दर्शाया जाता है बच्चों, ये आपका हो गया, और इसको आप थोड़ा सा कलर कर दो। ठीक है सर, कलर कर दिए। अरे सर कलर ना करो भी तो भी चल जाता। ठीक है, और ऐसा करके बच्चों इसको आप ऐसा कर दो, ये पीएन संधि हो गया। क्या हो गया बच्चों, पीएन संधि। अब इधर आपका पी है, इधर एन है। अब पी को अपन क्या करते हैं बच्चों की एक बैटरी से जोड़ते हैं, इसके धन सिरे से, और बैटरी के ऋण सिरे से एन को जोड़ेंगे। ठीक है, ये आपका माइक्रोमीटर धारा मापने के लिए बच्चों, और यहां पे आपका क्या लगा हुआ है, एक कुंजी लगा हुआ है। ठीक है, ये लो। अब जब यहां पर देखो पीएन संधि डायोड में जब P को हम बैटरी के धन सिरे से और N वाले क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं बच्चों, तो ये आपका अग्रवायस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, अग्रवायस। क्या कहलाता है, अग्रवायस। अब इसके पीछे यदि हम बोल देते हैं कि पश्चवायस का बना दो, तो पश्चवायस में क्या होता है बच्चों, बैटरी का सिरा चेंज कर देते हैं। जैसे देखिएगा मैं चेंज करता हूं ना, यहां पे आपको भाई क्लीन करना है ना, तो थोड़ा सा ब्रूस है, ब्रूस क्लीन ही नहीं हो रहा इससे, चलो कोई बात नहीं है ना, खत्म करो इसको, आप खत्म करो। ये होता बच्चों, मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, कि मान लीजिए यहां पे जो धन लिखा है ना, इसके जगह ऋण कर देते हैं, इधर धन कर देते हैं। यदि पी क्षेत्र को एन मतलब ऋण से और एन क्षेत्र को धन से जोड़ देते हैं बच्चों, तो फिर आपका वो पश्चवायस कहला जाता है। ठीक है, अग्रवायस का क्लियर हो गया, पश्चवायस का, कि अग्रवायस के लिए चित्र क्या होगा, ये पीएन संधि है, पी को जब हम धन से और एन को ऋण से जोड़ते हैं बच्चों, तो आपका अग्रवायस कहलाता है। और यदि वहीं पी को हम ऋण से जोड़ देंगे और एन को धन से, तो वो आपका पश्चवायस कहला जाएगा। अथवा में क्वेश्चन था अर्ध तरंग दृष्टकारी का नामांकित चित्र बनाओ। अर्ध तरंग दृष्टकारी बच्चों, ये देखो अर्ध तरंग दृष्टकारी रूप में क्या होगा, एक डायोड लगा रहता है, एक डायोड बच्चों, एक डायोड लगा हुआ है, तो ये अर्ध तरंग दृष्टकारी है। यदि 2 डायोड लगाते बच्चों, तो आपका पूर्ण तरंग दृष्टकारी हो जाता। डायग्राम बनाने के लिए आ जाता, तो मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखा देता हूं, क्योंकि ये रिवीजन का मतलब यही होता है कि सर एक के साथ एक फ्री रहना चाहिए, उसके साथ कोई मतलब मिलता जुलता कुछ आ गया तो हम कहां पाएंगे। तो शिव कोचिंग क्लासेस में पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया भैया ये आपका मान लीजिए धारा, देखो हम यहां पे प्रत्यवर्ती धारा लेते हैं। ठीक है बच्चों, प्रत्यवर्ती धारा के लिए ये हमने कर लिया, ये प्रत्यवर्ती धारा है। ठीक है, प्रत्यवर्ती धारा में हम एक कुंडली जोड़ दी बच्चों, ये कुंडली है, ताकि ये कुंडली हो गया। ठीक है, और बीच में एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, जो कि धारा की प्रबलता को घटा बढ़ा सके। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर। अब यहां पर देखिएगा, हम पूर्ण तरंग दृष्टकारी रूप लेके चलेंगे बच्चों, तो हमको क्या करना है कि 2 डायोड जोड़ना है। एक डायोड आपका यहां पे बच्चों, कलर सही नहीं है ना, चलो भाई कलर थोड़ा सा, ठीक है, ये एक डायोड आपका बच्चों यहां पे हो जाएगा, बैक कहां पे नहीं होता यार, चलो ठीक है, एक डायोड आपका यहां पे, ठीक है, ये डायोड हो गया, और एक डायोड यहां पे उल्टा हो जाता है, एक डायोड यहां पे। ठीक है, और यहां पे बच्चों आपका रहेगा, बीच में लोड जोड़ देंगे। ठीक है, बीच में लोड जोड़ देंगे, और यहां पे आपकी एक कुंडली लगा देंगे, ये लो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये ब्रश ऐसा है कि ब्रश से यदि हम साफ करें तो ब्रश से साफ ही नहीं होता है, ये ब्रश ऐसा बच्चों, क्योंकि ये पीडीएफ से पढ़ाना पड़ता है ना, तो ब्रश से साफ नहीं होता है, तो आप परेशान मत होना। तो यहां पर आपका ये अर्ध तरंग दृष्टकारी रूप है बच्चों, और जब यहां पे आप पहुंच गए तो यहां पे कौन सा है, पूर्ण तरंग दृष्टकारी रूप। कौन सा बच्चों, पूर्ण तरंग दृष्टि, ये आपका अर्ध तरंग है और ये आपका पूर्ण तरंग है। ठीक है, पूर्ण तरंग में आपको 2 पीएन संधि, एक ये पीएन एक ये पीएन। इसमें होता क्या है कि जब ये अग्र अभिनत होता है तो ये पश्च अभिनत में रहता है, तो इसमें से धारा बहती है, और जब ये पश्च अभिनत में आता है तो ये अग्र अभिनत, इसमें धारा बहती है, मतलब लोड आर में लगातार धारा बहती रहती है बच्चों। तो ये ट्रांसफार्मर बीच में होता है, ये आपका प्रत्यवर्ती धारा स्रोत है, ये पीएन संधि डायोड है बच्चों। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम
है ना। यदि अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी रूप आएगा तो बन जाना चाहिए। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा था, चलो भाई अगला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, दो विशेषताएं। विद्युत क्षेत्र रेखा की विशेषता बताओ। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे क्वेश्चन हमने कराए हैं क्या? यदि नहीं कराए हैं तो फिर भाई आप लोगों को समझना चाहिए कि सर करा दो, है ना। हमने कराए हैं, कई बार कराए हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन से निकलती है। कहां से निकलती है बच्चों? धन से निकलती है। और कहां समाप्त होती है? ऋण पे समाप्त होती है। कहां पे समाप्त होती है बच्चों? ऋण में समाप्त होती है। ठीक है, धन से निकलती है और ऋण में समाप्त होती है। कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। चालक के अंदर ये प्रवाह नहीं होता बच्चों, ठीक है, इसलिए इसे खुला वक्र मान के चलते हैं। बाहर तो प्रवाहित होती है लेकिन चालक के अंदर प्रवाह नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र रेखा की किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उसके परिणामी दिशा को प्रकट करता है। ठीक है, लचकदार डोरी के समान होता है ना बच्चों, है ना, एकदम लचकदार डोरी के समान होता है। और जहां पर ये सघन होता है वहां पे तीव्रता अधिक होती है, जहां पे विरल होता है वहां पे तीव्रता कम होती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया? चलिए फटाफट करेंगे बच्चों, और काफी हम आज क्वेश्चन कर लेंगे जितना हो सकता है, समय भी देखते चलेंगे, लगभग 25 मिनट में हमको कराना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा था बच्चों समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? समविभव पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है? समान होता है। जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है बच्चों? समान होता है, वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो? समान हो। प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो? समान हो बच्चों। जैसे यहां पर जो विभव होगा वो VA होगा, यहां पर जो विभव होगा वो VB होगा, यहां पर जो विभव होगा VC होगा, यहां पर विभव VD। लेकिन हमने कहा कि भैया प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, यानी VA बराबर VB बराबर होना चाहिए ना, VC बराबर VD। ठीक है, अब यहाँ पे भाई ब्रूस काम नहीं करता है, ब्रूस थोड़ा सा अच्छा से काम करने लग जाए ना तो ठीक रहे। ब्रूस यहां चलो भैया, और ये प्लस को काटना है तो प्लस को काट नहीं पाता ब्रूस। चलो ठीक है, तो यदि एक ऐसा पृष्ठ ले जिसके प्रत्येक बिंदु पर बच्चों, यहां पर हम बिंदु O ले लेते हैं, है ना, ये R दूरी पर इसका एक वृत्तीय पृष्ठ है और इसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान है तो समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों ये यदि हम बोल दे कि यहां और दोनों पर विभव समान है तो यहां से यहां तक आवेश को ले जाएंगे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा क्योंकि विभव समान है। और कार्य निकालने के लिए विभवांतर निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच, तो जब विभवांतर निकालेंगे तो दोनों का मान समान है, घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो भाई समविभव पृष्ठ प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है। किसी विद्युत आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। ठीक है बच्चों, देखो मैं आपको बहुत बड़ी ज्ञान की बात बता रहा हूं। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सही विशेषताएं लिखे जाने पे ही अंक मिले। मतलब ये 2 विशेषता लिखा है तो पूरे 2 में 2 दे दो, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई बच्चा लिखा है दूसरा प्रश्न, उसकी विशेषता सही है तभी आप नंबर दें, अन्यथा 2 नंबर का है तो चाहे आप 5 कर दो तो पहला नंबर और दूसरा नंबर ही देखा जाएगा। और आपने तीसरा नंबर, मान लीजिए पहला गलत कर दिया, दूसरा तीसरा सही किया है तो नंबर एक ही नंबर मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना, आप लोग समझदार हो बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहता है? स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण की, है ना, घटना को समझाओ, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर बताओ। बहुत ही सिंपल है प्यारे बच्चों, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर। ठीक है, स्वप्रेरण में क्या होता है बच्चों कि स्वप्रेरण में स्वयं के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है ना, लेकिन अन्योन्य प्रेरण में एक कुंडली पर धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरी कुंडली पर प्रेरित धारा उत्पन्न होती है बच्चों। तो स्वप्रेरण में क्या होता है, किसी एकल विद्युत कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसी कुंडली में जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए वो आपका स्वप्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता है फिर बच्चों? स्वप्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वप्रेरण। ठीक है, स्वयं के कारण जो उत्पन्न होता है बच्चों उसे हम स्वप्रेरण के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण के नाम से जानते हैं। लेकिन किसी एक कुंडली में धारा परिवर्तन होने के बाद दूसरी कुंडली में फ्लक्स के परिवर्तन कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है बच्चों वो अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। प्रेरित धारा मुख्य धारा से प्रभावित होता है, क्यों? क्योंकि उसी के कारण उसी में उत्पन्न हुआ है। ठीक है बच्चों, स्वप्रेरण। अब देखो डीप में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ रिवीजन करने आए हैं, एग्जाम सर पे है, पास में है तो टाइम पास तो करना नहीं है। तो प्रेरित धारा मुख्य धारा को प्रभावित करती है बच्चों, प्रेरित धारा मुख्य धारा को प्रभावित करती है क्योंकि उसी धारा कारण उसी कुंडली में उत्पन्न हुई है ना, लेकिन ये मुख्य धारा को प्रभावित नहीं करती। इसके पीछे रीजन क्या है कि प्राथमिक कुंडली में हमने धारा प्रवाहित किया है तो द्वितीय कुंडली में, ये प्राइमरी है बच्चों, ये द्वितीय कुंडली है, तो प्राइमरी के कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक ही कुंडली है और उसको हमने
किसी बैटरी के साथ जोड़ रखा है और बच्चों उसी में है ना मुख्य धारा भी बह रहा है और फिर प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, इसलिए मुख्य धारा को प्रभावित करता है। जबकि इसमें मुख्य धारा दूसरे में है और प्रेरित धारा दूसरे में है तो मुख्य धारा को प्रभावित नहीं करता। चीजें क्लियर बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। ट्रांसफार्मर देखो बच्चों, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर। आप लोग खूब रटते हो, खूब याद करते हो, सोचते हो अरे यार हम 5 नहीं 6 नहीं 7 अंतर याद कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा 2 अंतर भी याद किया उसको भी उतने ही नंबर मिलेंगे। स्मार्ट तरीका होना चाहिए ना कि अंतर 2 से 3 नंबर से ज्यादा पूछ ही नहीं जाता, तो 3 अंतर से ज्यादा रटना ही नहीं है ना। पास होने का तरीका मैं बता रहा हूं, नहीं आप लोग रटते रह जाओ और ना पढ़ने वाले बच्चे अच्छे नंबर ले आते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं बच्चों? जो वोल्टता के मान को बढ़ाता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, और जो निवेशी वोल्टता के मान को कम कर देता है ना, निर्गत वोल्टता का मान निवेशी वोल्टता से कम हो जाता है। देखो निवेशी और निर्गत क्या होता है, जैसे ट्रांसफार्मर आपने पढ़ा बच्चों, ट्रांसफार्मर में आपका पता है ये ट्रांसफार्मर है, ये प्राथमिक कुंडली है बच्चों और ये द्वितीयक कुंडली है, ठीक है। यहां से जो वोल्टेज मान लीजिए वो निवेशी होगा, यानी प्रवेश करने वाला है ना, अंदर की ओर जाएगा, और यहां से बच्चों निर्गत होगा। क्या होगा? निर्गत होगा। तो जब निवेशी का मान अधिक हो और निर्गत का मान कम हो जाए तो आपका अपचाई है, निर्गत का मान कम हो जाता है ना। लेकिन जब निवेशी का मान कम हो और निर्गत का मान अधिक हो जाए तो वहां पे ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है, ठीक है बच्चों, वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है, और अपचाई वोल्टेज के मान को कम कर देता है। अब बच्चों जो बढ़ाएगा उसके द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी, ध्यान रखिएगा, ऐसे ट्रिक से याद करना। ऊंचाई बढ़ाता है इसलिए इसके द्वितीय कुंडली में प्राथमिक कुंडली से अधिक होगा बच्चों, और जो घटाता है क्या करता है? घटाता है। उसमें बच्चों प्राथमिक में मान लीजिए आपके 3 है तो इसमें द्वितीयक में 2 ही होंगे, क्योंकि ये कम कर देता है। जैसे ऊपर 5 6 है तो इसमें 3 है, ये आपका बच्चों हो गया। तो इसमें द्वितीय कुंडली में प्राथमिक कुंडली से अधिक फेरे होते हैं क्योंकि ये बढ़ाता है, और इसमें कम होते क्योंकि ये घटाता है। क्या करता है बच्चों? घटाता है, ठीक है। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है आप, है ना। अंतर 2 अंतर तैयार करना है, ज्यादा अंतर हम नहीं कहेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो वोल्टेज बढ़ाएगा वो धारा की प्रबलता को कम कर देता है, ध्यान रखिएगा, एक दूसरे के अपोजिट होता है। यदि ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ा रहा है तो धारा की प्रबलता को कम करेगा। अपचाई ट्रांसफार्मर यदि वोल्टेज घटा रहा है तो धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर चलेंगे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम ऐसे 2-2 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11। हम पूरा प्रश्न पेपर लेकर चल रहे हैं, नहीं तो भाई पता चला क्वेश्चन कुछ और पूछा है, आंसर कुछ और दे दिया तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी ना, ठीक है। प्यारे बच्चों, एम्पियर का परिपथी नियम किसी बंद परिपथ के लिए बात की जाती है। किसी बंद परिपथ का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र होगा बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका रेखीय समाकलन, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करो, ठीक। किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बच्चों, जितना भी धारा बह रहा है उसका म्यू नॉट गुना होता है। यही एम्पियर का परिपथी नियम है। क्या कहता है बच्चों? एम्पियर का परिपथी नियम। किसी बंद पृष्ठ से चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया बच्चों, रेखीय समाकलन के डीएल करके समाकलन लगाएंगे, ठीक है। बंद पृष्ठ की बात की जा रही है इसलिए बंद पृष्ठ हो जाएगा, है ना। उस बंद पृष्ठ में कितना धारा बह रहा है उसका म्यू नॉट गुना होता है, तो गुणा किया हमने। बताओ बच्चों कितना आसान है, कितना आसान है। किसी बंद पृष्ठ से चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए, ठीक है बच्चों। यही आपका है, किसका नियम है बच्चों? ये आपका है एम्पियर का परिपथी नियम। इसके बाद जो अथवा में था कि चुंबकत्व के लिए गाउस नियम का कथन एवं गणितीय रूप। गाउस का नियम है बच्चों, गाउस का नियम, ठीक है, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है। देखो बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला होता है B/ds, ठीक है। अब जब संपूर्ण के लिए बात करते हैं तो समाकलन लगा देते हैं, और इसका मान 0 आ जाए तो आपका गाउसी पृष्ठ कहलाएगा, गाउसी पृष्ठ का नियम का कहलाएगा बच्चों। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान हमेशा 0 होता है, सदैव 0 होता है, ठीक है बच्चों। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक, चलते हैं आगे चलते हैं। किन तरंगों को ऊष्मीय तरंग कहा जाता है? तो जो अवरक्त तरंग होते बच्चों उन्हें ऊष्मीय तरंग कहा जाता है, नोट कर लेना। और इन तरंगों को पृथ्वी पर माध्य ताप बनाए रखने के लिए किस प्रभाव की अहम भूमिका है? तो आप लोगों को हरित गृह प्रभाव, एक चीज मैं बता दूं, ये जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो अब सिलेबस से हट गया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन दे दिया। देख लो भाई, 2024 का है, 2024 का है,
क्वेश्चन फिर से दे दिया, फिर से क्वेश्चन दे दिया कि 2024 में आ गया कि भाई ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है। अब ये आना नहीं चाहिए था लेकिन दे दिया क्वेश्चन, इसलिए बहुत भरोसा ना करना है एमपी बोर्ड का। जो टॉपिक हटा देता है वहां से भी लोग भांग पी करके क्वेश्चन दे देते हैं, है ना, कुछ भी दे देते हैं यार। हरितगृह प्रभाव अपने आपने हटा दिए तो नहीं देना चाहिए, ठीक है, लेकिन 2024 में पूछा गया था तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ लिया करना। एम्पियर के परिपथी नियम को हो गया, है ना। किन तरंगों को ऊष्मीय तरंग कहते हैं बच्चों? तो अवरक्त तरंग को ऊष्मीय तरंग कहते हैं। और कौन है जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसे हरितगृह प्रभाव कहते हैं। सबसे अधिक आवृत्ति वाला विद्युत चुंबकीय तरंग तो गामा तरंग है बच्चों। इसका उपयोग चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कैंसर के इलाज में गामा तरंगों का प्रयोग करते हैं, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला जो प्रश्न है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरण अपवर्तित न होकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है, जिसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखिए इसमें चित्र उल्टा बना, हम लोग ऐसे बनाते हैं, हम लोग ऐसा बनाते हैं कि ये हमारा मान लीजिए पृष्ठ हो गया बच्चों, ये उसका क्या हो गया? अभिलंब हो गया। अब प्रकाश किरण हम, ठीक, डायग्राम थोड़ा सा, चलो देखिए भाई, ये जो प्रकाश किरण है पहले हम कहते हैं कि यहां से जा रही है और भाई वापस लौट आ रही है। इस स्थिति में जो आपतन कोण का मान है बच्चों वो क्रांतिक कोण से ज्यादा है, क्रांतिक कोण से ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। यहां पे जो अपवर्तन है बच्चों, अपवर्तन कोण का मान जो है, अपवर्तन कोण का मान है वो 90 डिग्री से अधिक है। अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक है। तो जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में न जाकर पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है। इसका नियम है कि प्रकाश सघन से विरल में जा रहा हो, प्रकाश सघन से विरल में जा रहा हो तभी ये परिघटना होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, डायग्राम बना हुआ है। बाकी देखो इस एक नंबर में डायग्राम कर दिया। देखो बच्चा कितना होशियार, ऐसे लिखना चाहिए, बच्चा तो नहीं लिखा है, ये भाई एमपी बोर्ड का ऑफिशियल है। तो एक नंबर में आपने डायग्राम कर दिया। 2 नंबर में यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वह किरण विरल माध्यम में प्रवेश करने के बजाय पुनः सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। इस परिघटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस परिघटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों प्रकाशिक तंतु इस क्रोड के पदार्थ का अपवर्तनांक बाहरी परत के अपवर्तनांक से अधिक होता है, अतः जब प्रकाश संकेत उचित कोण पर प्रविष्ट कराई जाती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन दूसरे सिरे से बाहर आती है। देखो प्रकाशिक तंतु बोल दिया, प्रकाशिक तंतु है ये नहीं है सिलेबस में, ये देखो प्रकाशिक तंतु का भी आंसर दे दिया। देखो आंसर देने वाले भी गड़बड़ कर देते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रायोगिक परीक्षण है कि ये प्रकाशिक तंत्र में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है ना, प्रकाशिक तंत्र का उदाहरण दे दिया गया। प्रकाशिक तंत्र कुछ इस प्रकार से होता है, मान लीजिए ये हो गया और यहाँ से दूर तक, यहाँ से प्रकाश किरण जाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बार बार हो जाती है बच्चों और यहाँ पे निर्गत हो जाती है। तो सिलेबस में था ही नहीं तो कहाँ से बात करें हम। तो अगला प्रश्न बच्चों ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो है बच्चों प्रकाशिक तंत्र है ना, हाइगन के द्वितीयक तरंग के बारे में, वही तो मैं सोचा क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ने लग गया, 13 नंबर का उत्तर दिया है हाइगन के द्वितीयक तरंग के बारे में, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा सर्च कर लेना हाइगन का द्वितीयक तरंग सिद्धांत, तो इससे कोचिंग क्लासेस में पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा डीप में पढ़ना, यहाँ पर आप थोड़ा शॉर्टकट बता दो। किसी प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के समान कला में दोलन करने सभी बिंदु पर तरंगाग्र होता है बच्चों। जैसे यहाँ पर प्रकाश स्रोत है और ये मान लीजिए बिंदु है बच्चों, है ना, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, इन बिंदुओं को हम मिला दें तो एक तरंगाग्र का निर्माण हो जाता है। ये लो, है ना, ये ऐसे ही ऐसे 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 आगे बढ़ता जाता है और इसके लंबवत हम रेखा खींच दे वो प्रकाश की किरण को प्रदर्शित करता है। दूसरे नंबर में चित्र बना दिया और तीसरे नंबर में यहां पर आप देख सकते हैं कि हाइगन के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के अनुसार तरंगाग्र प्रत्येक बिंदु पर एक द्वितीयक विक्षोभ को उत्पन्न करता है। कहने का मतलब यह हुआ कि हर बिंदु पर जैसे मान लीजिए प्रकाश स्रोत हो गया बच्चों, ठीक है, यहां पर मान लीजिए एक तरंगाग्र हो गया। अब तरंगाग्र के हर बिंदु पर एक द्वितीयक तरंगिका ऐसे आगे बढ़ेगा, फिर ये बिंदु बनाएगा बच्चों, फिर बिंदु, फिर ये, मतलब हर एक बिंदु पर द्वितीयक विक्षोभ उत्पन्न करने की क्षमता होती है। बिंदुओं से उत्पन्न तरंगिका तरंग की गति के सभी दिशाओं में फैल जाती है। तरंगाग्र से निर्मित यही तरंग द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। मतलब ये प्राथमिक हो गया, फिर ये द्वितीयक हो गया, ठीक है, चीजें क्लियर? ओहो सेव हो गया भाई, क्या बात है, कोई बात नहीं है, सेव का भी ऑप्शन रहता है इसमें, बढ़िया रहता है यार। चलो इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव के 3 अनुप्रयोग बताना है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या कहलाता है बच्चों? जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश किरणें आपतित की जाती है, जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश किरणें आपतित की जाती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं, इसे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत धारा आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए दूसरा नंबर है बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं दूसरा
दूसरा नंबर है प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के बिना कालपश्चिता की तात्क्षणिक प्रक्रिया है। कालपश्चिता का मतलब जानते हो क्या होता है? जैसे प्रकाश किरण आपतित होती है तुरंत, जैसे प्रकाश किरण आपतित होती है तुरंत धारा बनने लग जाता है, तुरंत उसमें से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है बच्चों, है ना। इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, जैसे प्रकाश किरण आपतित होती है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करता है? आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। मैं आपको बता देता हूं बच्चों, ये धातु का सतह है, ठीक है। यहां से प्रकाश किरण आपतित हुई तो यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर चलने लग गया। इसकी जो गतिज ऊर्जा है 1/2 mv², है ना। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर के गति करेगा तो गतिज ऊर्जा जो है आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। यहां पे बच्चों इसको हम कालपश्चिता कहेंगे। प्रकाश किरण आपतित और उत्सर्जित, इनके बीच समय बहुत कम होता है, समय बहुत कम होता है बच्चों, कम होता है समय, क्या होता है? कम, कालपश्चिता कम होती है, ठीक है। प्रकाश विद्युत धारा आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती है ना। प्रकाश विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रॉन कितना मात्रा में बह रहा है, भाग रहा है बच्चों, वो तीव्रता के समानुपाती होता है। फोटॉन के कोई 3 विशेषताएं, आज का आखिरी है बच्चों, फोटॉन की 3 विशेषताएं। फिर 15 नंबर से अब आप कहोगे आगे भी हम बात कर लेंगे, आप यदि कहोगे तो आगे भी हम बात कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप कहोगे तो आगे भी हम बिल्कुल बात कर लेंगे। आज हम फोटॉन की ऊर्जा के बारे में देख लेते हैं। E बराबर hν के बराबर होता है। फोटॉन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित नहीं होता है। फोटॉन कण संघटन की कुल ऊर्जा कुल संवेग संरक्षित रहती है। इसका वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है ना बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फोटॉन जो है छोटे छोटे पैकेट या बंडल का एक समूह होता है जो कि एक प्रकाश ऊर्जा के रूप में कहलाती है। तो ये फोटॉन के लक्षण अभिलक्षण हो गए। बाकी बच्चों अगला जो क्वेश्चन है यहां पर आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन कैसे सिंपल है सर? अगला क्वेश्चन ये बच्चों की आंतरिक प्रतिरोध R विद्युत वाहक बल, तो भाई प्रतिरोधक R के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहां पर बोला ओम के नियम से बताना है। ओम का नियम क्या कहता है बच्चों? 1 मिनट का समय ले लूं, 1 मिनट आखिरी समय, ठीक है। और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है, शिव कोचिंग क्लासेस में सपोर्ट करना चाहते हैं, नोट्स जरूर ले लें। देखो बच्चों ओम का नियम कहता है V बराबर IR। ओम का नियम क्या कहता है बच्चों? V बराबर IR, V बराबर IR। अब यहां पर विद्युत वाहक बल E है तो विद्युत वाहक बल E ले लेते हैं। I का मतलब टोटल धारा, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध एक स्मॉल r है, इसलिए स्मॉल r का गुणा कर दो। अब E बराबर कितना हो गया बच्चों? IR धन स्मॉल r के साथ गुणा, दोनों के साथ गुणा कर दिए। इसको इधर माइनस आएगा बच्चों, क्योंकि पक्षांतर होता है तो माइनस हो जाता है, बराबर IR। अब इससे हम स्मॉल r का मान निकाल सकते हैं बच्चों, E - IR बटा I। बताओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो? यही चीज यहां पर लिखा गया है। और ये IR जो है V का मान है, तो इसकी जगह ऐसा भी लिख सकते हैं E - V/R, ठीक है, वही चीज है। ये चीज यहां पर दिखाया गया है, ये सूत्र निकाला गया है। बोला गया था क्वेश्चन क्या बोला गया था, मैं आपको बता देता हूं कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध के बीच में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है बच्चों। बाकी ये जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन है वो कहोगे तो अगले लेक्चर में उसे भी करा दूंगा, है ना। लॉन्ग वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल तैयार करना ही है, छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप लोगों से वैसे भी बन जाता है। वीडियो पसंद आए तो बच्चों लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।